हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन का लेक्चर नंबर 2 स्पेशली फॉर जेईई मेंस एंड नीट 2020। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में मतलब लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं एंड फिर कंटिन्यू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आप सबने वो क्वेश्चन ट्राई करा होगा, है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, तो जो डाटा था वो गिवन ये था कि आपके पास वेवलेंथ दी है, स्मॉल डी दिया था और कैपिटल डी दिया था। ठीक है, और आपसे ये पूछा था कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग इंटेंसिटी 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको वहां पर दूरी बतानी थी। ठीक है, मान लो कि जो दूरी है आप इस तरह से समझे कि हमें मान लो जो डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, तो वो अपने पास L है। ठीक है, हमें L फाइंड करना है ना, L अपनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक, तो अब उन्होंने देखिए 75% का जिक्र करा था, 75% इंटेंसिटी होना चाहिए वहां पर, है ना। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से था इंटेंसिटी, और आपको यहां पर बोल रखा है कि देखिए ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 4i नोड, है ना। ये तो सबको पता है YDSC में होता है 4i नोड, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 पर। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी 75% ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पर 3i नोड है ना, इधर भी 3i नोड है। ठीक है, इस तरह से है यहाँ पर, तो आपको ये दूरी पूछी गई है ना, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी आपको पूछी गई है। तो अच्छा बताओ दोस्तों, ये जो दूरी है वो 2y हो जाएगी अगर ये y है और ये भी y है तो, राइट, है ना। तो हमें काम करते हैं, जो हमारे पास L है, हमारे पास जो L है वो 2y है और हमें वही फाइंड करना है। तो सुनो, इंटेंसिटी 3i नोड है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 4i नोड cos स्क्वायर 5/2। क्लियर। अब हमारे पास i की वैल्यू 3i नोड है क्योंकि 75% बोला है, तो 3i नोड इज 75% ऑफ 4i नोड। ठीक है, तो यहां पर 4i नोड के बराबर cos स्क्वायर 5/2। ठीक, अच्छा ये तो सबको पता होगा ना कि 3i नोड क्यों लिया, है ना, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा गलती से ऐसा मत लेना कि i नोड बाय 4 डाल दो उसमें, 3i नोड बाय 4। ठीक है, ऐसा मत डाल देना। हमारे पास i नोड अगर ये है तो 75% ये होगा। ठीक है, और अगर ये 4i नोड था तो ये 75% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे सोल्व करें तो देखिए आपके cos 5/2 क्या आ जाएगा, 3/4 का रूट मतलब रूट 3/2। और अगर मैं 5/2 को सोल्व करूं तो ये अपने पास आ रहा है cos कब होता है रूट 3/2, 30 डिग्री मतलब π/6 पर। तो आपके पास आ जाएगा फाई की वैल्यू π/3। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आपको यहाँ पर फाई मिल गया, ध्यान से समझना। अब फाई आपके पास क्या होता है बेटा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और फाई हमारे पास कितना दिया अभी, π/3, है ना। तो जैसे आप इक्वल करेंगे तो पाई ने पाई को मारा तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, λ/6। ठीक है, λ/6 आ गया। और डेल्टा एक्स क्या होता है, y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, सबको पता है ये, तो ये हो जाएगा λ/6 के बराबर। और हमें y चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, λ/6 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्लियर है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है फटाफट। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ आप तो 2y भी निकाल ही लो ना, आपको लेंथ जो निकालनी है वो 2y निकाल लो सीधे सीधे, तो इनटू 2 कर दो आप। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, λ/6 एंगस्ट्रॉम तो यहाँ पर 6000 डालेंगे तो 6 कट जाएगा, तो बचेगा 2 न्यूमेरिकली, और डी भी 1 है ये भी 1 है, तो मतलब 2 का न्यूमेरिकल टर्म बचना है। ठीक है, और यहाँ पर ये है ऊपर 10 टू द पावर, चलो लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, और 6, और स्मॉल डी आपके पास दिया 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू पावर -3, है ना। इस तरह से गिवन है, तो बस आप सोल्व कर दो। कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये कट जाएगा इससे, तो 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10 टू पावर -4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -4 मतलब ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ये होगा अपने पास आंसर। ठीक है, तो दोस्तों जिसका भी आंसर 0.2 मिलीमीटर था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे बहुत अच्छे से ट्राई करना क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं
ठीक है। और ये मतलब ऐसा मान लो कि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट भी होता है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर पुलिस से जो धागा बंधा है उसको हम चला देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से करना इसे। चलिए आप शुरू करो, ठीक है, आप 2 मिनट लो और जल्दी से इसे देखो, और अब हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आप इसको स्टार कर लो, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को कभी भी करना हो तो आप सिंपल ही क्या करना, देखिए जहां पर भी आपको पुलिस से जुड़ी हुई ये एटवुड मशीन से जुड़ी हुई यहाँ पर या वॉल या जो भी अपना रेफरेंस है उसको चला दिया जाता है अगर, है ना, कुछ भी एक्सेलरेशन से, तो ध्यान रखना आपके पास फिर इक्वेशन 3 बनती है। अगर इसको ना चलाते तो आपके पास इक्वेशन 2 ही बनेगी, है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन ए होता है और एक टेंशन टी होता है, ठीक है। मगर अगर वो ऊपर वाली दीवार चल गई तो भाई साहब आपके पास इक्वेशन 3 बनेगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदल जाते हैं, इतना आप दिमाग में रखना। अब चलिए इसका सॉल्यूशन की बात हुई, तो आप बहुत सिंपल है, सिंपल बिल्कुल मेथड जो हम बता रहे हैं वही अपनाना, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, आप सिंपली जैसे क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो पुली है, देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि एक्सपांशन निकालना है स्प्रिंग का, तो जाहिर सी बात है इसने जो पूछा है हमसे, अगर यहाँ पर जैसे अगर हम बोले यहाँ पर टेंशन टी है, ठीक है, इस तरह से टी हो जाएगा और ये ऊपर टी हो जाएगा, राइट और इसका 20 नीचे और इसका 40 नीचे, इस तरह से हमारा टूल बनेगा, ठीक है, ये इसकी एफबीडी होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t और यहाँ पर 2t इजिकल टू हम kx बोलेंगे, ठीक है, 2t इजिकल टू kx। तो हमारे पास जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 2t बाई k, मतलब हमें 2t बाई k ढूंढना है, जिसमें हमें बस t मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखिए इसको यार आप अच्छे से कर ही लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा वहां पर अच्छे से नहीं कर पाता। अब ध्यान से समझना, करना क्या है, आपके पास इसको चला दिया गया ऊपर की तरफ, कितने से चला है बेटा, a इज टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इसकी एक्सेलरेशन भी a1 मानो, इसकी एक्सेलरेशन a2 मानो, ठीक है, a1 और a2 मान लो और वो दोनों के दोनों ऊपर मान लो, ठीक। अच्छा, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, यहाँ 20 लग रहा है, यहाँ पर 40 लग रहा है, राइट। तो देखिए अब अगर आप देखें इसमें इसकी इक्वेशन बनाते हैं पहले वाले की, तो यहां बोलेंगे हम t माइनस 40 इजिकल टू 4a1, राइट, 4a1, t माइनस 40 इजिकल टू 4a1। अच्छा इसकी देखें तो t माइनस 20 इजिकल टू 2a2, क्लियर है क्या, 2a2, है ना। तो ये हो गए अपने पास 2 इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन अपनी बनेगी कंस्ट्रेंट से, जहां पर आपको ये पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर ये a1 से आ रहा हो, ये a2 से आ रहा हो, ये a3 से आ रहा हो, या हम बोले इसको a1 और इसको a2 और इसको a पुली, क्योंकि पुली है, तो हम a पुली जो बोलते हैं वो a1 प्लस a2 बाई 2 होता है, ठीक है, आप इस तरह से याद भी रखा होगा। या फिर आप कंस्टेंट इक्वेशन लगा सकते हैं सीधे सीधे, वो वर्क डन बाय टेंशन 0 करके, ठीक है। अब जिसको वो नहीं आता होगा तो वो इससे काम करे, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आप क्या बोलेंगे कि a पुली मतलब 2 इजिकल टू 2 इजिकल टू व्हाट, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, चलो लिख देते हैं बस। ये आपके पास 3 इक्वेशन है और इन्हीं से आंसर आएगा। चलो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये दे देगा हमारे पास a1 प्लस a2 इक्वल टू 4, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, कैसे करें, देखिए आप इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन करो, ठीक है, तो आपके पास tt भी कट जाएगा और आपके पास आंसर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, और यहां पर जो a2 है उसमें से हमने 2 कॉमन भी निकाल लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा a2 माइनस 2a1, a2 माइनस 2a1 इंटू 2, और यहां से हमने 2 काट दिया तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 2a1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब चलिए इसे सोल्व कर लो, देखिए एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, अब दोनों को सोल्व कर लें जल्दी से। देखिए अगर आपने यहाँ पर सीधे इन दो को क्या कर दिया हमने, अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, देखिए ध्यान से समझना, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 2a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 8, और हमने इनको ऐड कर दिया तो a1 वाली टर्म कट जाएंगी, ठीक है, तो a2 प्लस 2a2 मतलब 3a2, तो बेटा आपके पास हो जाएगा 3a2 इज इक्वल टू व्हाट, 10 प्लस 8 मतलब 18,
ठीक है, तो A2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा सुन, A2 तुम्हारे पास आ गया 6, आपको निकालना टेंशन है ना, आप A1 मत निकालो, आपको तो निकालना टेंशन है, तो आप सीधे सीधे इसको उठा के इसमें डाल दो, ठीक है, सीधे इसमें डाल दो, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा टेंशन जो होगा यहाँ पर टेंशन, तो टेंशन कितना आ रहा है आपके पास देखिए 20 प्लस 12 है ना, यहाँ पर 6 वैल्यू डालोगे तो बन जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 32, राइट। अच्छा 32 को यहाँ पर डालो, तो 32 इंटू 2 मतलब 64 बाई 100 मतलब 0.64, तो 64 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है इजी सिंपल सा है। आपको करना क्या है, बेसिकली 3 इक्वेशन बनाना पड़ती है ऐसे केस में जब आपके पास पुली चलने लगे, ठीक है, ये आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए, जब भी पुली चलेगी तो आपके पास कांस्टेंट लगेगा, इसलिए आपके पास इक्वेशन 3 बनेगी, और इन दो की एक्सेलरेशन ग्राउंड की फ्रेम में अलग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बात और, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए कुछ है नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, मगर इस क्वेश्चन में जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं आप उससे पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं एक साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हम रिवीजन भी कर रहे हैं एक्चुअली, तो इसके अंदर हम बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीज भी बताने वाले हैं साथ में, ठीक है, एक बहुत प्यारा सा आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करो और अब इसका सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि a sphere is released from rest on an inclined plane having friction coefficient this, तो सिंपल ही बात है, आपको यहां पर बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल है, ठीक है, एक यहां पर हमने एक स्फीयर को रिलीज कर दिया, तो बताइए, और प्लेन का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो ये है, तो पूछा ये गया कि बताइए इसमें ये प्योर रोलिंग करेगा कि ट्रांसलेशन करेगा प्योर, या दोनों मिक्स करेगा, या और लास्ट पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम स्फीयर का उसके सेंटर के अबाउट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। चलिए तो आप ध्यान से समझना, है ना, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को, तो देखो ये क्वेश्चन ना आपका 10 सेकंड का भी नहीं है, एक बात ध्यान रखना, मगर इसके अंदर हम बहुत सारी चीज बताने वाले हैं एक साथ, तो उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लेना जल्दी से। चलिए सबसे पहली बात, आपको इन केसेस में सबसे पहली बात यह है, कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो फ्रिक्शन है हमेशा इसमें ऊपर ही लगेगा, ये एक केस है, इसके ऊपर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है। ध्यान रखना, आप बॉल को या कोई सा भी, यहां पर ये कोई सी भी बॉल हो, है ना, सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, है ना, कोई सा भी यहां पर बॉडी रखा जाए, अगर उसने प्योर रोल करी है, चाहे ऊपर फेंकें चाहे नीचे फेंकें, समझ में आ रहा है क्या, चाहे रिलीज कर दे चाहे उसको ऊपर की तरफ फेंक दे, दोनों ही केसेस में उस पर लगने वाला फ्रिक्शन ऊपर ही होगा, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये हुआ अपना पहला पॉइंट। दूसरा, आपको यहां पर कुछ चीजें यहां पर क्लियर होना चाहिए, जैसे कि एक्सेलरेशन होता है हमारे पास g sin थीटा बाय बीटा, वेलोसिटी होती है √2gh बाय बीटा, और टाइम होता है √2h बाय g, √2h बाय g, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आगे होता है 1 बाय साइन थीटा, और ऊपर होता है बीटा, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको ये याद नहीं है, तो भैया आप भूल जाने की रोटेशन से कुछ नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेजरली वो यहां से पूछेंगे, आप ये ध्यान रखना, उनके पास जो क्वेश्चन होते हैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा बनाया करते हैं, एक एनर्जी से और एक यहां से बनाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि बीटा क्या चीज है, तो भैया बीटा जो है वो है 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ये आपके पास बीटा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको 4 बॉडी अलग अलग दे देगा और बोलेगा उनको रिलीज करा साथ में, तो बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचने में ज्यादा थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सबसे पहले पहुंचा। चौथा क्वेश्चन, कौन सबसे लास्ट में पहुंचेगा या किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। डोंट बी कंफ्यूज, जब भी वो पूछे कि कौन सबसे पहले पहुंचा तो आप टाइम ज्यादा मत कर देना, बहुत सारे बच्चे बहुत घटिया गलती करके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहुंचने का मतलब है कि वो सबसे मिनिमम टाइम में पहुंचा, मतलब सबसे टाइम कम लगा,
ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है। और इसमें एक फ्रिक्शन का भी हमने बता दिया साफ साफ, ठीक है, तो ये आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इसे याद कैसे कर रखना है आपको मैं वो बता देता हूं। देखिए आप सिंपल ही क्या करना, आपको देखो एक केसेस वो जो काइनेमेटिक्स के होते हैं बिल्कुल सिंपल कि अगर आपने किसी एक बॉल को ड्रॉप करा, ठीक है, एच हाइट से, तो उसमें हम जो केसेस जानते हैं एच हाइट से जब हम ड्रॉप करते हैं, तो देखिए आपको सबको पता होगा कि एक्सेलरेशन नीचे लगता है ना, ठीक है। अच्छा, क्या क्या होता है उसमें केसेस, देखिए एक्सेलरेशन होता है जी नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी कितनी हो जाती है नीचे आने पर, जब वो नीचे टकराता है तो √2gh, ठीक है। टाइम कितना लगता है, √2h/g। ये 3 केसेस तो आपको अच्छे से याद होंगे काइनेमेटिक्स के, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन कराते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, ऐसे, तो अगर ये ब्लॉक की बात करते हैं अगर हम कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो आप बोलते हैं जी साइन थीटा, क्योंकि सर नीचे जी लग रहा है, ठीक है, तो सर उसके उस वाला एंगल जो होगा उसका कंपोनेंट जो होगा वो होगा जी साइन थीटा, तो पहला ये होगा। दूसरा जो है आपका जो दूसरा है वो है वेलोसिटी का, तो बेटा वेलोसिटी तो √2gh ही होती है, ध्यान रखना इन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी √2gh ही होती है, चाहे आप उसको ऐसे छोड़ दें चाहे उसको आप ऐसे स्लाइड होने दें, दोनों केस में क्या होगी √2gh। याद रखना ये इसका जो म्यू है वो 0 लिया है अभी, ठीक है, इसलिए। अब तीसरा टाइम, उसके नीचे पहुंचने का टाइम क्या होगा, तो जो नीचे पहुंचने का टाइम है वो होता है बेटा 1/sin थीटा √2h/g। तो देखिए इससे कितना अच्छा होगा ना, आपने इन दो को बिल्कुल लिंक कर लिया कि एक्सेलरेशन इसका नीचे जी है तो उसका जी साइन थीटा हो गया, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है नीचे उधर जाने के लिए, टाइम जो उसका √2h/g होता है इस वाले केस में 1/sin थीटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर, तो आपको ये दोनों क्लियर हो गए। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको ये याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली, मतलब एक क्वेश्चन से हमने 4-5 शिकार कर लिए, ध्यान से समझना। काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया, ये एनएलएम के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो गए, और अभी रोटेशन के भी क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे सर रिलेट करना है, तो देखो सिंपली इस ट्रांसलेशनल मोशन में आप जी के अपॉन में बीटा लगा दो, जी के अपॉन में बीटा लगा दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, तो जी के अपोजिट में बीटा, ठीक है, √2gh तो जी के अपॉन में बीटा, 1/sin थीटा √2h/g, तो ये वही लिखा है मगर जी के अपोजिट में बीटा लगा दिया, तो बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है, जी के अपोजिट में आपने बीटा लगा दिया। क्लियर, और बीटा क्या होता है 1+i/mr², डोंट बी कंफ्यूज, mr²/i नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले हम 1+i/mr²। एक सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, यहां गलती कर गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जितना पढ़ाया सब गया, सब बर्बाद, ठीक है। तो सब अच्छे से याद रखेंगे कि ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, हमें तीनों केस अगर क्लियर हो गए तो इनमें से एक आप क्वेश्चन तो फंस जाएगा, ठीक है। नीट में तो मतलब चांसेस होते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये अगर आपका हो गया हो, आप इसे लिख चुके हो, तो अब इसके बाद कुछ और चीजें भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ये वाले में, बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है, मगर हम इसमें बहुत सारी चीजें भी आपको बता चुके हैं, ठीक। अब दो इसमें चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक तो होता है फ्रिक्शन का, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो बेटा इसमें होता है वो यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन आपका हो जाएगा कितना जी साइन थीटा, या हम बोले mg साइन थीटा अपॉन में 1+mr²/i। सर ये बीटा है क्या, नहीं, बीटा था 1+i/mr², गड़बड़ मत कर देना, अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दे जल्दी से। फ्रिक्शन होगा mg sin थीटा अपॉन में 1+mr²/i। अब जल्दी से आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, तो बेटा अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी ये 5 सेकंड का भी नहीं होगा, 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म। अगर आपको ये याद है, याद रखना कभी भी किसी भी बॉडी को यहां से अगर आप रिलीज करते हैं तो प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है ना, तो वो ये होती है कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1+mr²/i। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, मजा आ जाएगा। जल्दी से चेक करिए, चलो क्या है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है,
तो यहाँ पर क्या डालेंगे 2/5 है ना, आई हो जाएगा 2/5, तो नीचे 2 ऊपर 5, तो 5/2 दिखेगा, तो 5/2 तो ये हो जाएगा, नीचे 7/2 तो ऊपर हो जाएगा 2/7, तो 2/7 tan थीटा से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा तो ही ये प्योर रोलिंग करेगा, अदरवाइज वो प्योर रोलिंग नहीं करेगा। तो ये बोले प्योर रोलिंग बिल्कुल नहीं करेगा, इट विल मेक प्योर ट्रांसिशन, बिल्कुल गलत, प्योर रोलिंग नहीं करेगा हमने ये बोला है, मगर वो दोनों का मिक्सिंग कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए इसमें लगेगा क्या नीचे बेटा एनजी साइन थीटा, ये बात क्लियर है, और यहाँ से फ्रिक्शन मिल रहा है, तो भैया ये दोनों इसको टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन इससे टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना है ना। चलो तो ये वाला भी उतना गलत हो गया। सेकंड, थर्ड, इट विल स्टार्ट रोलिंग विथ स्लीपिंग, बिल्कुल सही आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा फोर्थ वाला चेक करो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए सेंटर के अबाउट जो उसका एंगुलर मोमेंटम है क्या वो कांस्टेंट होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जरा आप कैसे करेंगे, आप देखिए जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आई ओमेगा, मान लो सेंटर के अबाउट आई ओमेगा। अब भाई साहब बॉडी का आई तो फिक्स है, मोमेंटम इनर्शिया तो फिक्स है, तो जो ओमेगा होगा, अब ध्यान से समझना, अब क्योंकि उसके अंदर ए है और अल्फा है, क्योंकि उसके अंदर ए है और अल्फा है, तो भैया अगर अल्फा है तो ओमेगा बढ़ेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन है तो ओमेगा बढ़ते जाएगा, और अगर ओमेगा बढ़ा तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा कि घटेगा, तो आंसर ए बढ़ेगा, ठीक है। अगर रिलीज कराए तो बढ़ेगा, ऊपर फेंका होता तो घटता। समझ में आ रही बात? हम जिस भी इंक्लाइन में ऊपर फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्पीड भी कम हो जाती है ना उसकी, है ना, वो उसका भी रीजन ये है कि उसका अल्फा इधर ही होता है मगर जा ऊपर रहा होता है। क्लियर है? बहुत सारी चीजें बता दी एक साथ, बहुत सारी चीजें, सर पागल कर दिया आपने, पता नहीं क्या क्या बता दिया, मगर इस चीज को आप बार बार इसको रिपीट कर करके देखो, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें बताई है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, चाहे इसको, अच्छा कब, जब इसको रिलीज करें तो वो बढ़ेगा, ऊपर फेंका होता तो कम होता, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये भी अपना गलत है। चलिए तो अभी हमने इतनी सारी चीजें देख ली, अब एक लास्ट चीज जो इसमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लो भाई साहब, ठीक है, ब्रह्मास्त्र समझ लो उसको, वो ये है कि अगर हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया किसी एक्स डिस्टेंस पर, सर कहां से आया, कैसे आया, तो भाई साहब अभी है ऐसा है कि आपको इतना बताने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ गई है, तो आपको ये सब बिल्कुल रटी होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीजें, और ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल एडवांस लेवल तक का बता रहा हूं मैं आपको, ये आईटी जी एडवांस में भी सब जगह काम आएगा, और 95-96% तक ये सीधे सीधे बैठ जाएगा आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको उसमें डेरिवेशन ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सॉल्व हो जाएंगे इन सब से, और ये ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बॉडी में जिसका मोमेंटम इनर्शिया हमने आई मान लिया, मान लो, ठीक है, बॉडी में हमने किसी भी एक्स डिस्टेंस पर फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, तो जो बेटा फ्रिक्शन होगा ना इसमें, जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो होगा उसका फॉर्मूला देख लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दो भाई साहब ब्रह्मास्त्र, कहीं पर भी मारोगे काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा mrx माइनस आई अपान में mr स्क्वेयर प्लस आई इंटू एफ, ये ध्यान रखें। अब बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, ये उसके धज्जे उड़ा देगा बहुत इजीली, क्योंकि आपको ये फ्रिक्शन की वैल्यू सीधे सीधे मैग्नीट्यूड के साथ भी देगा और डायरेक्शन भी दे देगा। ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को दिए, एडवांस के लिए भी बोल रहा हूं मैं, तो नीट से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब देखिए, जैसे आप लोगों को एक केस बहुत प्यारा अच्छे से याद होगा, सुनना मेरी बात, कौन सा केस है कि रिंग के टॉपमोस्ट पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाएं तो वो प्योर रोल करेगी बिना फ्रिक्शन वाली सरफेस के, मतलब अगर आप स्मूथ सरफेस में रिंग को टॉपमोस्ट पॉइंट से खींचे, अगर आगे की तरफ खींचे तो वो प्योर रोल करने लगेगी, है ना, वो भी स्लिप बिल्कुल स्मूथ सरफेस में, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये एक स्पेशल केस बनता है एक्चुअली, और ये जो क्वेश्चन वो आईआईटी पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा वो क्यों कर दिया सर, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आप x डाल रहे हो उसमें r, क्योंकि आपने टॉपमोस्ट पे लगाया है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो r पे लगा रहे हो तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, और रिंग का मोमेंटम इनर्शिया क्या होता है बेटा, mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कट गया, पूरा टर्म जीरो हो गया, तो फ्रिक्शन जीरो आ गया, मतलब आपको फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका स्पेशल केस बन गया।
दूसरी बात, ये बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लें, सबसे अच्छे, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई, क्योंकि ये तो सच में आने वाला है, ऐसा मान लो आप, है ना। जेईई में जेईई एडवांस कहीं ना कहीं तो ये फंसेगा। ठीक है, अब देखो इसका कितना खतरनाक यूज है, देखना। एक तो आपको यूज वाला बता दिया हमने, अब सुनो। और अब जैसे मान लो अगर आपको वो दे दिया जाए कि हमने फोर्स रिंग में ही सेंटर पे लगाया, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां लगेगा, तो सुनो सिंपल बात है, एक्स जीरो हो गया, जैसे अगर आपने भैया यहाँ पे लगाया ना सेंटर पे, एक्स जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिकली देखो माइनस आई बन गया आपके पास, मतलब वो तय है कि आपके पास फ्रिक्शन पीछे लगेगा। एक अगर पॉजिटिव आया तो आगे की तरफ, और एक नेगेटिव आया तो पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब ये ध्यान रखना, एक अगर पॉजिटिव तो आगे फॉरवर्ड, और एक नेगेटिव तो पीछे बैकवर्ड में, है ना। तो अब अपने पास हो गया कि अगर हम एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब यहां पर अगर सेंटर से किसी भी बॉडी को चलाएंगे, सेंटर से किसी भी बॉडी को खींचे या चलाएंगे, तो उसके अंदर तय है कि फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब तीसरी बात, अगर आपको यहां पर कुछ भी बोल दिया जाए, कल को क्वेश्चन दे दिया, चलो भैया ये सॉलिड सिलेंडर है, तो बताइए हम इसमें कहां फोर्स लगाए कि इसका प्योर रोल होने लगे, और यहां पर सरफेस स्मूथ रखें। ठीक है, सरफेस स्मूथ है और ये सॉलिड डिस्क है, तो आप बताइए कहां पर फोर्स लगाएं जिससे कि ये प्योर रोलिंग करे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ही बात है, आपको एक्स निकालना है, मतलब कहां फोर्स लगाएं, और फ्रिक्शन आपको क्या चाहिए, 0, क्योंकि उसने अपने स्मूथ सरफेस लिए ना, तो फ्रिक्शन 0 चाहिए। चलो, तो फ्रिक्शन 0 चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि आई इसके बराबर हो जाए, तो यहां पर आप क्या करें, आई आपके पास डिस्क के केस में क्या होगा, एम स्क्वायर बाय 2, तो आप एक्स की वैल्यू का डालेंगे, आर बाय 2, खत्म आंसर। ठीक है, चलो कल को दूसरी बॉडी दे दे, बोल दिया जाए वहां पर वो 2/5 एम स्क्वायर, तो यहाँ पर आर को क्या डाल देना, 2/5, 2/3 हुआ, 2/3 डाल देना, जो भी यहाँ पर अपने पास काम होगी वहां पर इस तरह से डालना कि वो कट जाए, और वो प्योर रोलिंग का आंसर आ जाएगा। फ्रिक्शन पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, जो भी कंडीशन बनाना है सारी की सारी बना के देगा, ये चिंता मत करना, इसकी टेंशन ही मत लेना। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात सुनो, इस चीज को इसमें लगा के देखो जरा, इस चीज को इसमें लगा के देखो जरा, फ्रिक्शन का आंसर देता है क्या सर? अभी चेक कर लेते हैं, देखिए ये देखो फ्रिक्शन, अब देखना ध्यान से, फोर्स जो लग रहा है क्या वो सेंटर पे लगेगा mg sin थीटा, ठीक है, तो फोर्स तो mg sin थीटा हो गया, मतलब x इक्वल टू 0 हो गया, और फ्रिक्शन देखो नेगेटिव दिख रहा है आपको, x 0 हुआ तो नेगेटिव दिख रहा है फ्रिक्शन, है ना, तो आपको हमने पहले बोल दिया था ऊपर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो I है, तो आप एक काम करो, ये बनेगा I बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू ए, तो आप I को नीचे ले आओ, तो ये बनेगा एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, तो देखो ये बन गया बिल्कुल, और f जो होगा f बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, ये बन गया आपके पास, और यहां पर आपके पास f क्या है, mg sin थीटा, तो देखो आपका आंसर मैच कर गया। क्लियर है क्या? तो ये था ऑल अबाउट रोटेशन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है रोलिंग के केस में, जिससे बच्चे डरते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो आज आपको हमने बहुत सारी चीज बताई है, आपको सब नोट कर लेना है, और ये ब्रह्मास्त्र बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से ट्राई करो और इसका आंसर दो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक 2 मिनट से ज्यादा करनी है। ठीक है, मैक्सिमम आप इसमें बस 1.5 या 2 मिनट लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप ट्राई करो, फटाफट आंसर दो। ठीक, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर क्या बोला है कि I1 I2 जो करंट है वो रेजिस्टेंस R1 R2 के थ्रू जा रहा है, पूछा है I1 और I2 के बारे में। ठीक है, और आपको दे रखा है 3 एम्पियर और 2 एम्पियर। ठीक है, और भाई साहब ये रेजिस्टेंस आपको नहीं गिवन है, और ये बैटरी का कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, बस ये आपको इतना यही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है ना? तो अब क्या करना, आप सुनिए, आप एक काम करो, यहां से मान लो करंट I1 ही है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि इस वाली ब्रांच से अगर ये यहां पर आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मान लो कि ये वाला करंट I2 है। ठीक है, मान लो कि ये वाला करंट I2 है। अब ध्यान से समझना, अगर ये I2 तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, I1 माइनस I2, इधर वाला जाने वाला I1 माइनस I2 हो जाएगा, है ना, कि I1 में से I2 उधर चल गया। अब सुन लो कि यहां से 3 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, तो यहां पर आया कितना, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आया। तो सुनो, अब ये दोनों मिलके ऊपर जाएंगे इधर। ठीक है, और यहां से कौन आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक, तो यहां पर ये अभी कितना जा रहा है, देखो ध्यान से, तो I1 माइनस I2 आया एक तो, और 5 एम्पियर आया, तो ये कितना हो जाएगा,
5 प्लस I1 माइनस I2। तो अब ये दोनों मिलके I2 और 5 प्लस I1 माइनस I2 मिलके 3 एम्पियर बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जंक्शन लॉ अपन लगा रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, I2 प्लस 5 प्लस I1 माइनस I2 इजिकल टू 3 एम्पियर। देखिए I2 ने I2 को मार दिया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, I1 इजिकल टू माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, माइनस 2 एम्पियर मतलब माइनस आपको ये बता रहा है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो आपके पास माइनस 2 एम्पियर आ जाएगा, मतलब ये 2 एम्पियर आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आपके पास 2 एम्पियर में सभी में ऑप्शन है। ठीक है, I1 2 एम्पियर मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 3 और 4 है। अच्छा, I2 आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए जरा, I2 आप निकाल सकते हैं क्या कभी? I2 के लिए भैया यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ से कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास I2 आप नहीं निकाल पाएंगे, और आप देख सकते हैं कुछ भी आप इक्वेशन लगा लें आपसे नहीं निकलेगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, I2 कांट बी डिटरमाइंड विद गिवन डाटा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए पड़ेगा जिससे कि दूसरी इक्वेशन बने। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करो और फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपको ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं ना जनरली, जैसे अगर देखा जाए तो ये नीट में भी आराम से ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जेईई मेंस में भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए हमें ना सब लेवल के क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहली बात तो ये है, और क्योंकि वहां पर इजी भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत एक दो हार्ड भी आएंगे। ठीक है, तो आपको ना हर तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पोस्ट करके करने के लिए कह रहे हैं तो आपको वहां पर करना भी चाहिए, ऐसा है ना। अभी मतलब अपनी ईमानदारी अपने साथ है दोस्तों, है ना। अपन ऑनलाइन टीचिंग अगर ये है तो अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, ये ऑफलाइन को कॉम्पेट तो नहीं करता, मगर बहुत सारी चीज इसमें अच्छी भी होती है। ठीक है, तो अब जैसे अपनी ईमानदारी अपने साथ है, मुझे पूरा यकीन है कि आप क्वेश्चंस को स्क्रीन पोस्ट करके सोल्व कर रहे होंगे और आप मेरे से पहले आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, विथ टाइमिंग, आपको टाइमिंग के अंदर ही करना है। ठीक है, जल्द से जल्द। चलिए, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। देखिए बेटा, अपन को बोला है 3 concentric मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r टू r 3r। ठीक है बेटा, r 2r 3r, राइट, इस तरह से दिया इसमें, है ना, r 2r और 3r का। फिर यहां पर क्या बोला, देखो ध्यान से, अब बोले यार गिवन चार्जेस q1 q2 q3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया इसके अंदर चार्ज दिया q1, इसको दिया चार्ज q2, इसको दिया चार्ज q3। बहुत अच्छे, रिस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। मतलब तीनों के जो आउटर सरफेस में चार्ज होगा वो इक्वल है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द, अच्छा पहली बार ऐसा है कि q1 q2 q3 दिए हैं, आप समझना बात को, q1 q2 q3 दिए हैं। आप ऐसा मत कर देना कि सर आउटर में तो है, मतलब q1 q2 q3 तीनों बराबर होंगे, ऐसा मत कर देना, है ना। एक्चुअली यहाँ पर इंडक्शन होगा। ठीक है, वो कैसे होगा आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। आपको क्या करना चाहिए इंडक्शन के लिए, देखिए आपके पास ये अगर q1 है ना, तो आपके पास यहाँ अंदर हो जाएगा माइनस का q1। ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा q1 प्लस q2। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ q1 प्लस q2। ठीक है, ये सब तो आपको करना आता ही होगा। ठीक है, इसी का नेगेटिव ये हो जाएगा। और अगर हम इस वाली बाहर सरफेस की बात करें तो हो जाएगा q1 प्लस q2, ये वाला ऐड हो जाएगा q3 के साथ। ठीक है, तो ये q3 के साथ ऐड हो गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बोला है कि चार्ज डेंसिटी को बराबर करना है। चार्ज को बराबर नहीं करना भाई साहब, चार्ज डेंसिटी को करना है। बच्चे यहां पर भी गलती कर देते हैं। चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर, ये और ये तीनों आउटर है, तो भैया हमें चार्ज डेंसिटी को, ये देखो कहा है, इसने बोला है चार्ज डेंसिटी, ये वर्ड यूज करा है। ठीक है, तो चार्ज को बराबर मत कर देना, तो भैया चार्ज डेंसिटी बराबर कैसे करेंगे, अब देखो q1, अब जिसे चार्ज डेंसिटी 1 वाली सरफेस की बात करें तो 1 वाली सरफेस में अपने पास क्या हो जाएगा, q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वैसे भी हो जाएगा q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पर हो जाएगा q1 प्लस q2, ये वाली दूसरी सरफेस है ना, ये वाली, तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 पाई 2 आर का स्क्वायर।
और ऐसे ही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में 4 पाई 3 आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा आपके पास। अब इसे बस सोल्व कर लो आप अच्छे से। कैसे होगा देखो जल्दी जल्दी। ये सब कट जाएगा तो भैया Q1 बाय कुछ भी नहीं है ना, Q1 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में 4 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में 9। ये आपका इक्वेशन बनेगी। अब सिंपल आपको क्या करना है, आप पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो देखो 4Q1 माइनस Q1 मतलब 3Q1, तो Q2 इजिकल टू 3Q1 आ जाएगा। Q2 इजिकल टू 3Q1, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को सोल्व कर लो जल्दी जल्दी, है ना। क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2, 4 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा इधर आके 5 टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2 इजिकल टू Q3, और वो भी कितना 4 टाइम्स ऑफ Q3। और Q2 जो दिया है ना, Q2 जो दिया है वो 3 टाइम्स ऑफ Q1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Q1, तो अंदर 4 टाइम्स ऑफ Q1 मतलब 20, तो ये हो जाएगा 5, तो Q3 इजिकल टू 5 टाइम्स ऑफ Q1। अच्छा आप देख लोगे कि मैंने ना Q2 को भी Q1 के टर्म में निकाला, Q3 को भी Q1 के टर्म में, वो इसलिए क्योंकि रेशियो लेने में आपको आसानी हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा कितना, Q1 तो 1 था, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसे सॉल्व करें और आप देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अ करंट आई फ्लो थ्रू अ थिन वायर शेप्ड एज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइडेड, ठीक है, जिसकी n साइड है, which can be inscribed in a circle of radius r, the magnetic field induction at the center of the polygon due to one side of the polygon। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन ये बोला है कि हमारे पास अगर एक सर्कल होता और इसके अंदर ही इंस्क्राइब्ड ऐसे n साइडेड पॉलीगॉन होता है ना, ऐसे करके n साइडेड कुछ पॉलीगॉन होगा। अभी हमने इसलिए इसको बड़ा बनाया क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो n साइडेड पॉलीगॉन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये बोला गया आपको कि इसका जो सेंटर है, तो ये रेडियस तो आपको r मिलेगी, देखिए ये वाला रेडियस जो होगा ये तो r दिया है, ठीक है, और आपको पूछा ये गया कि किसी एक साइड के कारण, किसी एक साइड के कारण जिसमें से करंट आई जा रहा होगा, उसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम ये बोले, देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप ये टोटल एंगल देखिए पहले तो, है ना, सबसे पहली बात ये है कि आप ये टोटल एंगल निकाल लो कि कितना है वो। ठीक है, आप ये सबसे पहले टोटल एंगल निकाल लो, तो बेटा टोटल एंगल आपको क्या हो जाएगा 2 पाई बाय n। ठीक है, थीटा आपका हो जाएगा 2 पाई बाय n। ठीक है, इसको हम थीटा बोल देते हैं, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाय n। अच्छा ये वाला भी एंगल हो जाएगा क्या पाई बाय n, है ना, उसी का आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब देखिए, अब आपको ना याद आ रहा हो तो एक इस वाले केस की अगर हम बात करें कि एक वायर अल्फा और बीटा एंगल बना रहा हो, तो जो बी होता है इस पॉइंट पर वो कितना होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ना, जहां पर ये डी डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो बेटा आप ध्यान से समझना, आपको r पता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका चलो नाम दे देते हैं हम d। अच्छा d की वैल्यू क्या बोलोगे बताओ, d की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास होगी d की वैल्यू r का cos पाई बाय n, r का cos पाई बाय। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे सोल्व करो, और ये क्वेश्चन जितना दिखने में आसान है उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और इतना टफ भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, इसलिए हमें लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको शुरू हो जाओ। चलिए दोस्तों, अभी अगर आपसे बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम उसे बता देंगे। तो अब ये लेक्चर ज्यादा बड़ा ना बन जाए, ठीक है,
और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर के भी ज्यादा क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है, बाकी सब भी लेंगे और सेमीकंडक्टर के भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने आज के दिन बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी होंगी, रोटेशन के बारे में भी और भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसे जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और दोस्तों आपको शायद आज के लेक्चर में पीछे बैकग्राउंड में साउंड थोड़ा सा आ रहा होगा, ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि अभी रात के 2 बजे हैं और बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो शायद वो पूरे कुछ अभी जितना भी लेक्चर था उस पूरे लेक्चर में ये होगा, तो आई होप इसे आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। आपको तो वैसे भी मेनली कंटेंट से मतलब होता है यार, और उससे ही होना चाहिए मेनली, है ना, ठीक है। अभी रात को 2 बजे और यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा उसमें साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मेनली आप अपना फोकस क्वेश्चंस में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।